एक तो कल आपको बताया था, तो एक क्वेश्चन हमने किया इनलाइन क्वेरी से, जो हम लोग कर रहे थे, जिसको कल कंप्लीट किया। अब मैंने बताया था इनलाइन क्वेरी से अगर हम काम करते हैं परफॉर्मेंस भी बेटर नहीं होती और ना ही सिक्योर होते। तो उसकी जगह उसको हम कैसे करेंगे? अब स्टोर्ड प्रोसीजर। अब ये जो स्टोर्ड प्रोसीजर है आपके, एक ये क्या होते हैं आपके? कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट लिखवाया था कल, टू स्टोर इन डेटाबेस एंड टू एग्जीक्यूट इन डेटाबेस, जिससे नेटवर्क का जो ट्रैफिक है वो आपका कम होता है, लिखवाया था। और जो स्टोर प्रोसीजर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है वो सीक्वल के एग्जीक्यूशन प्लान में आ जाता है और नेक्स्ट टाइम उसी एग्जीक्यूशन प्लान से वो एक्सेस होता है, जिससे क्या होता है? उसकी परफॉर्मेंस और बेटर होती फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन। एक तो इसलिए स्टोर्ड प्रोसीजर जो है वो परफॉर्मेंस वाइज बेटर होते हैं इनलाइन क्वेरी के कंपैरिजन। और स्टोर्ड प्रोसीजर पे कभी भी एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई नहीं होता। एसक्यूएल इंजेक्शन एक हैकिंग टेक्निक है जो इनलाइन क्वेरी पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर पे अप्लाई नहीं होती। इसलिए हमें क्या यूज करने चाहिए? स्टोर्ड प्रोसीजर। फिर कल हमने शुरू किए थे हाउ टू क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर, तो आज हम उसी में करेंगे। तो हमारा टारगेट है स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे बनाने, ये सीखेंगे। उनको ASP.NET में कैसे यूज करना है, फिर उसके बाद आपका टॉपिक शुरू होगा MD। यही है एप्लीकेशन आपकी। नहीं, एप्लीकेशन तो बनाएंगे ही। अभी तो हम डाटाबेस पे काम कर रहे थे, तो डाटाबेस में जाना है तो कैसे जाओगे? कंटिन्यू विदाउट कोड। और यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे गए और डेटाबेस है DB एम्प्लॉय 105। टेबल बना लिया था स्टोर प्रोसीजर। एक हमने बनाया था कल इंसेंट। एक अब हम और बनाएंगे, तो स्टोर पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर। और क्रिएट प्रोसीजर और स्टोर प्रोसीजर का नेम। ठीक, और यहां पे अपडेट के लिए UPDN, ये किसके लिए बनाना हमने? अपडेट के लिए। सेव का तो कल बनाया था। और इसमें क्या पैरामीटर होंगे? एक एम्प नंबर चाहिए होता, अपडेट में बताया था। वेयर में खाली क्वेरी लिखी थी, फिर नेम, फिर उसके बाद एड्रेस, एक, और एड्रेस के बाद सैलरी इन, और एज के बाद क्रिएट प्रोसीजर, आगे स्टोर प्रोसीजर का नेम। अब
अपडेट यूपीडीएम, और ये 4 पैरामीटर हैं एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी के लिए। और एज के बाद क्या होता है आपका ब्लॉक। तो यहां पे अपडेट के लिए क्वेरी होती है अपडेट टेबल नेम, कल ही करवाया था ये भी। सेट, क्या अपडेट करना है, एम्प्लॉय का नेम। ये कॉलम का नेम ये इसकी कहां से आएगा, @en, एम्प्लॉय एड्रेस ईडी, एम्प्लॉय सैलरी, इस तरह। और लास्ट में वेयर एम्प नंबर इज इक्वल्स टू @ENO। ये नॉर्मल आपकी अपडेट क्वेरी मैंने लिख दी। एक हमारा मोटिव सिर्फ ये कि पता हो कि डाटाबेस भी कोई चीज होती है और एक लैंग्वेज। डाटाबेस और लैंग्वेज आपस में कैसे काम करते हैं, ये हमारा है। हम अभी सीख रहे हैं स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाओगे, फिर इनको हम कहां यूज करेंगे, ASP.NET। बस ठीक। उसके बाद जो है फिर हम MVC में काम करेंगे। वहां पे आपकी HTML, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और ये MVC टॉपिक तो चलेगा ही, C# भी साथ में, डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। तो वहां इकट्ठी 5-7 चीजों में हम लोग काम करेंगे। तो ये था अपडेट। अब हमने एक और यहाँ अपडेट पे क्लिक करो, ये लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा है अपडेट। अपडेट डाटा बेस हो गया। तो ये स्टोर प्रोसीजर एक और बन गया। अब एक और बनाना है अगेन। ये देखो, इसको रिफ्रेश कर लो, ये देखो 2 आ गई। अब स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर, और यहां पे डिलीट टेल और @ENO डेटा टाइप टीम। और यहां पे क्योंकि डिलीट में एक ही पैरामीटर होता है, और डिलीट की क्या क्वेरी लिखी थी, कल ही बताया था, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प नंबर। देखो सीक्वल में मेन 4 ही स्टेटमेंट है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। वही इनलाइन क्वेरी थी, उठा के कहां लिख रहे, स्टोर प्रोसीजर। भाई ये फर्क, आगे कहां लिख रहे हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर। एक अगर हम ये क्वेरी लिख दें C# में, जावा में, पाइथन में, तो बन जाती है इनलाइन क्वेरी। एक स्टोर प्रोसीजर में लिख रहे, फायदा क्या, कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं, डेटाबेस में स्टोर होते हैं, डेटाबेस में ही एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे आपका नेटवर्क का जो ट्रैफिक है वो कम रिड्यूस होता है। ठीक। और अपडेट पे क्लिक करो, अपडेट डेटाबेस। तो ये एक और स्टोर प्रोसीजर बन गया। अब हम लोग एक और बनाएंगे,
स्टोर बी पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर डिस्प्ले के लिए, और उसका नेम दे दिया डिस्प्ले। ठीक, और यहां पे एज के बाद क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBM, ये आपने ब्लॉक दे दिया। ठीक, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो एज में कोई पैरामीटर पास नहीं है। ठीक, तो एज के बाद ब्लॉक, सीधा लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBM। ये क्या करेगा, टेबल से डाटा फेच करेगा। ठीक, और अपडेट पे आप लोग क्लिक करें। अपडेट पे क्लिक किया और अपडेट डेटाबेस। ठीक, अब उसके बाद एक और स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक किया, न्यू, फाइंड के लिए क्या लिखोगे, फाइंड एम, और फाइंड में आपका एक पैरामीटर होता नहीं होता, ENO डेटा टाइप इन, और यहां पे क्या क्वेरी थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBM where EMP number EMP number is equals to ENO. और अपडेट पे क्लिक किया तो ये फाइंड, तो हमने कुल कितने अपडेट डाटाबेस पे क्लिक किया तो देख लो कितने स्टोर भी बन गए, 5। ESAM सेव के लिए, UPDM अपडेट के लिए, TELM डिलीट के लिए, DISPAM डिस्प्ले के लिए, और फाइंड के लिए। यही 5 काम हम पहले कर चुके हैं इनलाइन क्वेरी से। बस फर्क कितना है कि इनलाइन क्वेरी से परफॉर्मेंस बेटर नहीं होती, ना ही सिक्योर होती है। रीजन समझाया था कि इनलाइन क्वेरी पहले SQL के इंजन में जाती है, फिर कंपाइल होती, फिर एग्जीक्यूट होती, लेकिन जो स्टोर प्रोसीजर है वो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, डाटाबेस में ही स्टोर होते हैं, डाटाबेस में ही एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे नेटवर्क का जो ट्रैफिक है वो कम हो जाता है। ठीक, वो कम हो, और स्टोर प्रोसीजर पे SQL इंजेक्शन अप्लाई नहीं होता, जिस वजह से आपका सिक्योर भी होता है। SQL इंजेक्शन एक हैकिंग टेक्निक। तो ये मैंने बच्चे 5 सिंपल स्टोर प्रोसीजर बनाए, ये तो हो गए सिंपल, जिसमें कोई खास कोड नहीं था, एक लाइन ही थी, लेकिन स्टोर प्रोसीजर में तो पूरी प्रोग्रामिंग, इफ और व्हाइल सब चलता है। तो अब एक अच्छे लेवल का करते हैं हम लोग, जैसे सबसे पहले हैकिंग होती है लॉगिन पे, ज्यादातर वही होती है, यूजर पास को जहां डालते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, एक हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे TB यूजर। ठीक, और इसमें एक कॉलम होगा यू नेम, बोले तो यूजर
नेम डाटा टाइप varchar 50 और इसको बना दो प्राइमरी की, ताकि यूजर नेम डुप्लीकेट ना हो। दूसरा आप ले लो यू पास पासवर्ड varchar 50, यानी पासवर्ड जो है दो ही कॉलम ले ले, यूजर नेम और पासवर्ड। और डिटेल भी होती, नेम एड्रेस फोन, वो तो वही है जो मर्जी हो जाए, बट यूजर टेबल में दो मेन चीजें होती है, यूजर नेम और पासवर्ड। बाकी तो नाम है, फोन नंबर है, ईमेल है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नया टेबल बनाएंगे डाटाबेस के अंदर टीबी यूजर, जिसमें दो मेंबर लेंगे, यू नेम और यू पास। फिर यूजर पासवर्ड ठीक है गलत है, इसको चेक करने के लिए क्या बनाएंगे, स्टोर प्रोसीजर। सबसे ज्यादा हैकिंग तो वही होती है। एक तो अब आप क्या करो, यहां पे आगे सर्वर एक्सप्लोरर में, और ये टेबल, उसी डाटाबेस में जितने मर्जी टेबल बनाओ, तो टेबल्स पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू टेबल। ठीक, और यहां पे यूजर नेम, डाटा टाइप varchar, यूजर नेम डाटा टाइप varchar, और ये क्या बना हुआ इसको, प्राइमरी की। और यूजर पासवर्ड ये भी क्या ले लो, varchar। और किसी का पासवर्ड नल नहीं हो सकता, तो टिक हटा, नॉट नल। ठीक, और ये देखो नीचे क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम मैंने क्या रख दिया, टीबी यूजर। और ये देख लो यू नेम और यू पास, ये दो कॉलम। यूजर नेम को प्राइमरी की बना दिया, यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं हो सकता, पासवर्ड भी नल नहीं। और आराम से समझ के, ठीक, अपडेट पे क्लिक करो, और अपडेट डेटाबेस क्लिक किया। अपडेट डाटाबेस, तो ये एक और टेबल आपका बन गया। अपडेट पे क्लिक किया और अपडेट डेटाबेस, और ये टेबल्स पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ दो टेबल, ठीक है जी। अब हम लोग स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक करके एक नया स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। एक तो ये सारा क्लोज कर दो, ये हो। तो स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर, और यहां पे लॉगिन चेक, लॉगिन चेक। और इसमें दो पैरामीटर लेंगे, क्या, यूजर नेम varchar 50 और दूसरा होगा यूजर पासवर्ड। ये दो पैरामीटर हम लेंगे, एक यूजर नेम के लिए और एक
पासवर्ड के, और बाकी लॉजिक हम लिखेंगे एज के बाद। एक बाकी लिखेंगे एज के बाद। रिक्वायरमेंट इतनी है कि यूजर पासवर्ड ठीक है तो ये काम होना चाहिए, यूजर नेम गलत है तो मैसेज आ जाए रॉन्ग यूजर नेम, पासवर्ड गलत है तो मैसेज आ जाए रॉन्ग पासवर्ड। यही होता है एक। लेकिन वो मैसेज यहां थोड़ी आएगा, ये तो डाटाबेस है, मैसेज तो स्क्रीन पे आना चाहिए। वो स्क्रीन रेक्ट की हो सकती है, एंगुलर की हो सकती है, ASP.NET की भी हो सकती है। तो ये चीज हमें थोड़ी सोचनी पड़े। तो सबसे पहले देखो एक नॉर्मल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं SQL में। डिक्लेयर स्टेटमेंट होती और आगे वेरिएबल का नेम और उसकी क्या डाटा टाइप देनी। डिक्लेयर देख लो, वेरिएबल डिक्लेयर करना और पैरामीटर का ऑलमोस्ट सेम है, और डिक्लेयर लिखना होता है। तो @AP आपका वेरिएबल है, नॉट पैरामीटर। अगर यही एज के ऊपर लिखो तो बन जाता है वो पैरामीटर। पैरामीटर होते हैं जो हम पास करते हैं, वेरिएबल नहीं। तो ये वेरिएबल है @AP एक्यूरेट पासवर्ड। एक एक्यूरेट पासवर्ड को स्टोर करने के लिए मैंने ये एक वेरिएबल लिया। एक और यहां पे सिलेक्ट अब इस वेरिएबल में डाटा कैसे स्टोर करें। तो क्या लिखोगे, if @AP is equal to, इसमें क्या आएगा बोलो, यूजर पासवर्ड कहां से, EB यूजर से, और किसका पासवर्ड आएगा, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू जो पैरामीटर से यूजर नेम आए। देख लो सिलेक्ट क्वेरी में हम किसी वेरिएबल में डाटा कैसे स्टोर करते हैं। @AP आपका वेरिएबल है एक्यूरेट पासवर्ड। यूपास टेबल में कॉलम नेम है जहां से पासवर्ड आएगा, किस टेबल में, EB यूजर, और किसका पासवर्ड, जो यूजर नेम है। कंडीशन लगा दी। अब जो यूजर नेम आपने यहां पैरामीटर से पास किया उसको मैच करेगा जो डाटाबेस के टेबल में यूजर नेम है। अगर वो मैच होगा तो @AP में क्या आएगा, उसका एक्यूरेट पासवर्ड। अगर वो मैच नहीं हुआ तो @AP में आएगा नल। अगर @AP में नल आ रहा है, if @AP is null, अगर इसमें नल आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा यूजर नेम गलत, क्योंकि पासवर्ड कभी नल हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां मैंने उसको बनाया हुआ नॉट नल, वैसे भी नहीं होता। इसका मतलब पता क्या हुआ, हम यहां पैरामीटर से यूजर नेम पास करेंगे, ये यूजर नेम डाटाबेस में मैच होगा। अगर ये डाटाबेस में वो यूजर नेम एग्जिस्ट करता है जो हम पैरामीटर से पास कर रहे हैं तो @AP में एक्यूरेट पासवर्ड आ जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो @AP में नल आएगा। अगर नल आ रहा है देन आप क्या करो, रिटर्न, क्या लिखोगे, रिटर्न, और मैंने एक वैल्यू रिटर्न कर दी -1। याद रखना स्टोर प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न करते, बट इट रिटर्न्स ओनली इंटीजर वैल्यू। याद रखना, जैसे इंट्रो में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन में क्या फर्क है, तो हम ये कहते हैं जनरली कि स्टोर भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते और फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते। बट यहां पे उल्टा है, यहां फंक्शन भी वैल्यू रिटर्न करते हैं बट
स्टोर प्रोसीजर। बस डिफरेंस इतना है कि जो स्टोर प्रोसीजर है दैट रिटर्न्स ओनली इंटीजर वैल्यू, लेकिन जो फंक्शन है जो वो डिफरेंट टाइप का डेटा भी रिटर्न कर सकता है। इट मे बी इंटीजर, इट मे बी नॉन इंटीजर, मे बी वैर मे बी कुछ और भी हो। तो कोई पूछे भाई स्टोर की वैल्यू रिटर्न करता है, यस, बट वो रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर। दैट्स व्हाई मैंने -1 लिखा है। आप ये कोई भी वैल्यू रख लो लेकिन लगनी पड़ेगी इंटीजर। इसका मतलब ये होगा बच्चे कि अगर ये -1 रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यूजर नेम गलत है। अब वो मैसेज यहां नहीं देना, वो हम ASP.NET में देंगे जहां स्टोर प्रोसीजर को कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे। एल्स अगर आपका एक एल्स इफ @AP इज नल और ये रिटर्न करेगा -1। अगर नल नहीं है तो इसका मतलब यूजर नेम ठीक है। तो इफ @AP में एक्यूरेट पासवर्ड आ गया और इसको मैच करेंगे जो पैरामीटर से पासवर्ड आ रहा है। याद रखना ये सीक्वल के सिंटैक्स है। किसके सिंटैक्स है ये? सीक्वल के। यहां सिंगल इक्वल टू लगता है। अगर आपका यूजर नेम मैच हो गया, ये कंडीशन ट्रू है, तो @AP में एक्यूरेट पासवर्ड आ जाएगा और इस एक्यूरेट पासवर्ड को मैच करेंगे जो पैरामीटर से हम पासवर्ड पास कर रहे हैं। मे बी गलत भी हो सकता है, तो यहां मैंने चेक किया। अगर इक्वल है, सिंगल इक्वल टू होता है कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, नहीं तो नॉर्मल सी या सी शार्प में डबल इक्वल। तो इसका मतलब आपका यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है। एल्स क्या रिटर्न करेगा? -2। अगर पासवर्ड गलत है देन रिटर्न करेगा -2। अगर यूजर गलत है देन रिटर्न करेगा -1, और अगर यूजर पासवर्ड दोनों ठीक है देन रिटर्न करेगा 1। तो ये लॉजिक हमने यहां पे लिखा। ठीक, तो ये क्या सीखा? वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इफ कैसे लगाते हैं और वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं। तो ये लॉगिन चेक बच्चे आपका क्या एक स्टोर प्रोसीजर है जिसमें 2 पैरामीटर है, यूजर नेम और पासवर्ड। और यहां पे एक वेरिएबल ले लिया एक्यूरेट पासवर्ड को स्टोर करने के लिए, और यहां पे वेयर यूजर नेम, जो यूजर नेम हम लोग बताएंगे, अगर वो यूजर नेम मैच हो गया जो पैरामीटर से आ रहा है और टेबल में, तो @AP में एक्यूरेट पासवर्ड आ जाएगा। नहीं मैच हुआ तो @AP में नल। अगर ये नल है देन रिटर्न करता है -1। अगर नल नहीं है देन वो चेक करता है पासवर्ड। अगर ये पासवर्ड जो एक्यूरेट पासवर्ड इसमें आया है और पैरामीटर से अगर मैच हो गया तो इसमें यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी, देन रिटर्न करता है 1। और अदरवाइज पासवर्ड गलत है तो रिटर्न करेगा -2। समझा गया? ये समझना तो पड़ता ही है। अपडेट पे क्लिक करो।
ठीक, तो अब ये स्टोर प्रोसीजर भी आपका बन गया। और ये देखो, इसको यहाँ पे भी रिफ्रेश कर। क्लियर है जी? Yes, sir. ठीक, तो इस तरह से किसी स्टोर पे में चेंज करने हो तो राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लिया कर। जैसे ओपन करोगे वापस वही आ, ठीक है। कोई हम चेंजेस करने हो, कुछ रह गया हो तो आप ऐसे कर सकते। तो ये मैंने क्या किया, आपको सिंपल स्टोर प्रोसीजर बनाओ, ठीक है जी। अब हम वापस जाएंगे ASP.NET में, जहां मैं इन सारे स्टोर प्रोसीजर को कंज्यूम करेंगे या यूज करेंगे। तो याद रखना, अब जो मैं एप्लीकेशन बनवाने जा रहा हूं पूरी रिवीजन होगी, जो हमने कल कंप्लीट की थी, बस वो इनलाइन क्वेरी से थी। अब कैसे होगी वो स्टोर। अब आज आपसे कोई पूछे कि क्या होते हैं स्टोर प्रोसीजर, क्यों बनाते हैं, तो आप लोग आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई परफॉर्मेंस बेटर चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, आपको स्टोर प्रोसीजर यूज करने चाहिए। फिर आप आगे की कहानी बता दोगे कि जो स्टोर प्रोसीजर है वो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, डेटाबेस में स्टोर होते, डेटाबेस में ही एग्जीक्यूट होते हैं, और जो स्टोर की फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है वो कहाँ पे आ जाता है, SQL एग्जीक्यूशन प्लान में। नेक्स्ट टाइम उस एग्जीक्यूशन प्लान से एक्सेस होता है तो उसकी परफॉर्मेंस और बेटर होती है फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन। स्टोर प्रोसीजर पे SQL इंजेक्शन अप्लाई नहीं होता, जो एक हैकिंग टेक्निक है, दैट्स व्हाई ये सिक्योर भी हो। एक इनलाइन क्वेरी तो मैंने बताया था, जितनी बार आप सर्वर पे जाओगे सेव करना है तो क्वेरी SQL के इंजन में जाएगी, पहले कंपाइल होगी फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर सेव पे क्लिक करोगे SQL के इंजन में जाएगी और कंपाइल होगी और एग्जीक्यूट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब आपकी रिवीजन है, अब हंसते हो जाओगे आप, यानी अब सारी चीजें आपकी कौन सी यूज होंगी, प्रीवियस असाइन। और ये इसका प्रोजेक्ट है दूसरा। उसके बाद फिर MVC ही मेन करना है हमने, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ASP.NET और कौन सा टेम्पलेट है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। यहाँ आ जाता है जब एक बार चूज कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो वेब एप्लीकेशन 17 अंडरस्कोर विद SP, या इसका दो विद डेटाबेस अंडरस्कोर SP अंडरस्कोर 105, कुछ भी आप ऐसे नेम रख सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, डाटाबेस यूज, ब्राउज करके बताओ कहां सेव करना है। D ड्राइव में गए, ASP.NET MVC, सॉरी ASP.NET जो फोल्डर, जिस फोल्डर में सेव करना है ASP.NET सेलेक्ट, देन क्लिक ऑन क्रिएट। बताइए ये आप, और यहाँ पे आप एम्प्टी चूज करो, देन क्लिक ऑन क्रिएट, और ये क्रिएट पे क्लिक। अब आप बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे। डाटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुके हैं और स्टोर प्रोसीजर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोलो वेब कॉन्फ़िग फाइल में कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। अब आप एप्लीकेशन है, डाटाबेस तो कहाँ है, अल्लाह के डाटाबेस सर्वर। पहला काम तो एप्लीकेशन और डाटाबेस सर्वर को ही कनेक्शन बनाना है। तो web.config फाइल, अब यहाँ रुक के सोचोगे कि वेब कॉन्फ़िग क्या है और क्यों यूज कर रहे हैं।
हम बोलेंगे हम तो वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन सिंक लिखेंगे। फिर आप सोचो क्या होता है कनेक्शन सिंक, फिर वो पूरी कहानी याद आए फिर आगे बढ़। ये नहीं कि कनेक्शन सिंक लिख रहे कर दिया। तो वेब कॉन्फ़िग फाइल में आ गए और यहाँ पे कहाँ लिखते हैं, सिस्टम डॉट वेब के बाद। अब देखो पूरी रिवीजन है, ठीक। कैसे लिखते हो, कनेक्शन स्ट्रिंग सब हेल्प में आता है सिस्टम डॉट वेब के बाद, ठीक। अब आपको याद है, अब मैं उसी स्पीड से करवाऊंगा, ये करवा चुका हूं। और पहली बार तो पूरा पूरा लेक्चर लगाया होता 2-2 3-3 लाइन पे मैंने, ठीक। अब आप एक्सपर्ट हो गए हो। ये कनेक्शन सिंक की का नाम दे दिया CN, जिससे हम कनेक्शन सिंक को एक्सेस करते। उसके बाद सर्वर इज इक्वल टू क्या देंगे, डेटाबेस सर्वर का नेम। टर्म्स पूरी समझा करो। और मेरे लैपटॉप पे डाटाबेस सर्वर का नाम है ये। अब ये नेम आपके लैपटॉप पे कुछ और हो सकता है, बताया हुआ कैसे सर्वर का नेम देखना, रट्टा कोई नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, डेटाबेस जिस नाम से आपने बनाया है। मैंने क्या नेम रखा हुआ बोलो, DB एम्प्लॉई अंडरस्कोर 105 डेटाबेस। डेटाबेस तो वही है, टेबल उसी में बनाया गया मैंने। उसके बाद क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। क्यों लिखते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। देख लो आपके सामने, विंडोज ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। अब मैंने वेब कॉन्फ़िग में एक जगह कनेक्शन सिंक लिख दिया, पूरे प्रोजेक्ट में यूज करूंगा। यहां चेंज करूंगा तो पूरा प्रोजेक्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां चेंज करूंगा, प्रोजेक्ट रिकंपाइल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कनेक्शन सिंक कहां लिखते हैं, वेब कॉन्फ़िग में। कनेक्शन सिंक क्या होता है, एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का एक स्ट्रिंग। क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है, डाटाबेस सर्वर अलग होता है। रट्टा नहीं मार, पूरी कहानी समझ ली। कोड नहीं, कोड आ जाएगा यार। तो आपके माइंड में होता कोड तो आसान ही है। देखो आज लिख लिया। अब देखो दूसरी बात तो मैं लिख रहा हूं इस कोड को। पुरानी एप्लीकेशन को 2 बार भी प्रैक्टिस की होगी, 3 बार, तो कितनी बार तो आपने लिख लिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई चेंज ना आए, पर प्रैक्टिस तो चाहिए। ये कनेक्शन सिंक लिख दिया। फिर हम बनाएंगे पेज, डाटा एंट्री स्क्रीन, प्रोजेक्ट, ऐड न्यू आइटम और वेब फॉर्म। और इसका नेम दे दिया मैंने एम्प्लॉई। और ये employee.aspx नाम से फाइल बन जाएगी। ये देखो वेब फॉर्म, एम्प्लॉई, और ये वो स्क्रीन। आप इसका डिजाइन बना लो, डाटा एंट्री स्क्रीन ही सेम। क्या करोगे, यहां पे बोलो एम्प नंबर, और वो एक टूल बॉक्स में जाओ और यहां पे क्या लिखना है, बोलो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, नेम, टेक्स्ट बॉक्स, एड्रेस, टेक्स्ट बॉक्स, सैलरी टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे 4 बटन लगा लिए, सेव, अपडेट और डिलीट, डिस्प्ले। ठीक, बटन ये वही बटन की प्रॉपर्टीज में गए, टेक्स्ट कर दिया सेव। दूसरा बटन अपडेट, तीसरा क्या था, डिलीट, चौथा क्या था,
डिस्प्ले। एक फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत करनी हो तो यहां से हम इसका साइज वगैरह कुछ करना हो, एक सेव, अपडेट, डिलीट और डिस्प्ले। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, ये तो सिंपल डेटा एंट्री स्क्रीन है। एक बार रन करोगे तो अब हम चाहते हैं इस पेज पे डाटाबेस को एक्सेस करें और फिर जो डेटा मैनिपुलेशन करनी है वो हम सारी करें। तो सबसे पहली बात, इस पेज पे मुझे डाटाबेस एक्सेस करना है। ये तो डिजाइन ही मिला हमें और कुछ नहीं है, तो क्या करते हो आप लोग, बोलो। पेज पे डबल क्लिक करो कहीं पे भी, कहां आगे, कोड फाइल में आगे। अब यहां पे क्या लिखोगे, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। कौन सी? एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। किसके लिए यूज होती? माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये तो एरर दे रहा है, क्या गलती हो गई? क्योंकि मुझे नेम स्पेस याद नहीं आ रहा। हो सकता है ये एक इंसान है, क्या क्या चीज याद रखे, एक तो क्लास का नाम याद रखे, फिर नेम स्पेस याद रखे, और पता नहीं क्या क्या होगा। तो जब बच्चे ऐसा केस हो कि आपको क्लास का नाम तो पता है, नेम स्पेस नहीं पता, लिख दिया, आप इस पे एरर आई, माउस लेके जाओ और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है और उसमें अपने आप ही आ गया कि एसक्यूएल कनेक्शन किस नेम स्पेस के अंदर। अच्छा। और मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, देखो ठीक हो गया, और ऊपर नेम स्पेस। तो थोड़ा बहुत तो नया पढ़ लें, ये वाला नेम स्पेस ऐड। ठीक, तो इस तरह से, नहीं तो कई क्या रट्टा, पहले नेम स्पेस ऐड कर लो, याद करने लगवाए। कितने नेम स्पेस याद रखोगे, कितनी क्लासेस, पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन दोबारा से देख लो, अंडो किया मैंने, नाम स्पेलिंग भी थोड़े बहुत आगे पीछे ठीक कर लेता है ये। अब इसके बाद यहाँ पे गए और ये देखो यहाँ पे आ गया system.data.sql क्लास, और यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट का नेम और न्यू के बाद क्या आता है, क्लास का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड होता है, सेम नेम क्लास नेम, और पहचान क्या, उसकी लास्ट में ब्रैकेट्स लगती। एक पूरी बात समझेंगे। और एसक्यूएल कनेक्शन क्लास किसके लिए यूज होती, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। इस क्लास के बारे में कुछ देखना हो, क्लास पे क्लिक किया और F12, ये सील्ड क्लास है, और system.data.sql क्लास सील्ड क्लास वो होती जिन्हें आप इनहेरिट नहीं कर सकते, और जिनको इनहेरिट नहीं कर सकती हैं वो होती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एक लॉजिक सी शार्प के अंदर क्लास के एक्सेस मॉडिफायर कौन से होते हैं, बड़े दिन तो मैं तो पूछ लेता हूँ, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, मैंने क्वेश्चन पूछा, जितने तो आपने बता दिए उतने तो होते नहीं हैं, दो ही होते हैं। क्लास के एक्सेस मॉडिफायर कौन से होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और इंटरनल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटरनल। क्लास के जो मेंबर होते हैं उसके एक्सेस मॉडिफायर कितने होते हैं, 5। ठीक, फिर तो याद ही होंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट, याद रखना ये, ठीक।
स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक मेंबर को क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक को क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कौन क्या है? क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कौन डॉट करके कुछ भी लिखूंगा, इसका मतलब वो कौन सा मेंबर है? नॉन स्टैटिक। अगर मैं कभी ऐसा लिखूं एसक्यूएल कनेक्शन डॉट, तो वो होगा स्टैटिक। एक अब ये न्यू लगाया है तो मेमोरी कहाँ एलोकेट करेगा? हीप में। कहाँ पे? हीप में। अब पेज लोड इवेंट पे आ जाओ और क्या लिखेंगे? कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये लो जी। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगा? वेब डॉट कॉन्फिग फाइल। अब वेब कॉन्फिग से कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करते हैं। एक उसका क्या सिंटैक्स, तो उसके लिए आपको एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। कौन सा है? जल्दी बोलो। यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन जो नेम स्पेस है, ठीक, ये किसके लिए होता है? इसमें वो क्लासेज हैं जो वेब कॉन्फ़िग के साथ यूज होती है। याद है? पिछली बार इसलिए लिखना है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल एंड सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, वो रट्टा था। अब ऑन डिमांड जब जरूरत है आपको तब लिखो। तो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन नेम स्पेस ऊपर ऐड कर लिया और ये देखो कौन सी क्लास है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। CN की का नेम डॉट और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये लो जी। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने ले ली। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या है? क्लास है। देख लो, F12 प्रेस किया और ये स्टैटिक क्लास है, मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और क्या लिखा? और ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे क्या है? ये कनेक्शन स्ट्रिंग का एरे बनाता है। कल को मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। CN की का नाम दे दिया, ये वही नाम देना है जो वेब डॉट कॉन्फ़िग में दिया हुआ। अब ये देखो कनेक्शन स्ट्रिंग भी आपका क्या मेंबर होगा? स्टैटिक, क्योंकि क्लास के नेम के साथ एक्सेस हुआ है। F12 प्रेस करो, ये देखो क्या लिखा रहा है इसके आगे? स्टैटिक। एक तो अब यहां पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग, तो ये लाइन क्या कर रही? रीड कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम वेब कॉन्फ़िग फाइल। और उसके लिए कौन सी क्लास यूज हुई है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अब हम लोग यहां चेक करेंगे कौन डॉट स्टेट करवा चुका हूं सारा। कौन डॉट स्टेट इक्वल टू अब आगे क्या लिखना है? मुझे नहीं याद आ रहा क्या करूं। चलो सर्च करा। क्लोज आएगा। आप और एक मिनट सोचो। साइड पे आप सिंपल लॉजिकली सोचो। आपको लेफ्ट वाला याद है ना, तो राइट हैंड साइड पे भी सेम होगा। राइट वाला याद है तो लेफ्ट। समझ गए बात? नहीं, ये देखो मैं कौन डॉट स्टेट याद आ गया, मैं इस पे माउस लेके गया और इस पे मैंने F12 प्रेस किया और ये स्टेट किस टाइप का है? बोलो। ठीक है।
फिर याद आ जाएगा कनेक्शन स्टेट। स्टेट। ऐसे होता है बच्चे। अगर लेफ्ट वाला याद है तो उसको देख के राइट वाला लिख सकते हो, राइट वाला याद है लेफ्ट, क्योंकि दोनों का सेम होता है। अगर इंटीजर इंटीजर आएगा, यही कहते हैं हम लोग, सेम क्लास थी जो भी था। कौन डॉट स्टेट मुझे याद आ गया, यहां लिखना है कनेक्शन स्टेट। कनेक्शन स्टेट। और ये देखो हेल्प में नीचे आ रहा है, सेलेक्ट कर दिया और इसने नेम स्पेस भी अपने आप ही लिख दिया आगे। लेकिन मैं यहां लिखना नहीं चाहता, नहीं तो मैं कहीं और जरूरत हो मैं फिर नेम स्पेस लिखूंगा, नहीं। तो आप क्या करो, इसको हटा सीधा लिखो कनेक्शन स्टेट। अब इसका नेम स्पेस ऊपर ऐड करना है सिस्टम डॉट डेटा। मैंने अभी ऊपर बताया कैसे, यहां पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा आप ऊपर ऐड हो गया। एक मतलब कहने का धीरे धीरे याद नहीं रखना मुझे। ये देखो सिस्टम डॉट डेटा भी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन भी, और एसक्यूएल क्लाइंट। अब देखो कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज। अगर ये क्लोज है देन कॉन डॉट ओपन। अब ये लाइन क्या कर रही, जस्ट टू चेक द कनेक्शन स्टेट, इफ इट इज क्लोज देन ओपन द कनेक्शन। और ये कनेक्शन स्टेट क्या है, इस पे फिर F12 प्रेस करो, देख लो ये क्या है, इनमरेशन है सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस। देख कुछ नहीं करना होता, F12 प्रेस करना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो आप बच्चा खुद सोचो, हम इतनी चीजें पढ़ेंगे, हम ही पढ़ेंगे, हम रेक्ट पढ़ते हैं, एंगुलर पढ़ेंगे, नोड पढ़ेंगे, एमवीसी का कोड, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, तो हम तो पागल हो जाएंगे इतने सिंटैक्स याद रख रख के। है तो आखिर का इंसान ही, जो चीज ज्यादा यूज होगी वो याद रहेगी, जो भूल गए भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा काम करना ही नहीं, भूल भी जाएंगे तो भी हम उन्हीं से याद करवाएंगे, पर तरीका पता होना ठीक। अब आप लोग जैसे रन करते हो तो पेज लोड इवेंट अपने आप फायर होगा और जो पेज लोड का कोड अपने आप एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई एरर नहीं आई तो इसका मतलब कनेक्शन ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एम्प नंबर, यहाँ नेम, यहाँ एड्रेस, यहाँ सैलरी, और सेव बटन के क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करनी है, डेटाबेस में। तो अब हमारा अगला कोड किसका होगा, बोलो सेव बटन। सीधा सेव पे डबल क्लिक किया और यहां पे आ एक। अब यहां पे क्या लिखना है, बोलो जल्दी, एसक्यूएल कमांड। डेटा मैनिपुलेशन के लिए CMD इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब हम लोग पहले क्या लिखते हैं, पहले समझना, CMD डॉट कमांड है। हम यहाँ क्वेरी की जगह क्या लिख देंगे, स्टोर प्रोसीजर लिखते थे। अब हम लोग फिर लिखते थे CMD डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कौन, दो लाइन हम यहाँ पे लिखते थे ऐसे। अब एक्सपर्ट हो गए। अब एसक्यूएल कमांड का कंस्ट्रक्टर है, तो मैंने यहां लिख दिया ईसैम और यहां लिख दिया मैंने कौन। आपकी दो लाइन बच गई। अब मैंने जादू से नहीं लिखा, एसक्यूएल कमांड पे F12 प्रेस करो, ये देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है। इसका पहला पैरामीटर क्या है, कमांड टेक्स्ट, दूसरा क्या है, कनेक्शन, कोई रट्टा नहीं। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। अभी हम कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे, ये वाला। अब कौन सा कर रहे, ये वाला। एक थोड़ा कुछ और तो सीख ले, दो लाइन बच गई बस, और कोई ज्यादा करनी। ठीक, तो दो लाइन की जगह आपका सीधा कंस्ट्रक्टर में पास कर दो
जो नीचे लिखना था cmd.command_text एंड cmd.connection, पर एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कमांड टाइप। देखो बच्चों, क्वेरी में भी लिख सकते हो ऐसे, डबल कोट में जहां इंसर्ट लिखा हुआ इंसर्ट क्वेरी चलता है। अब कमांड टाइप इज इक्वल टू, अब इस एसक्यूएल कमांड को कैसे पता चलेगा इंसर्ट क्या है? तो यहां पे क्या करो, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, ये देखो कमांड टाइप पे F12 प्रेस करो, देखो क्या है। पहली बात सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में, दूसरा इनम्बरेशन है, और इसमें 3 ऑप्शन है। तो अगर हम कुछ नहीं देते थे, अक्षर में नहीं देते थे कमांड टाइप, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता था, टेक्स्ट। दैट्स व्हाई जो इनलाइन क्वेरी है वो टेक्स्ट है। लेकिन इस बार क्या है, स्टोर प्रोसीजर है। कल को टेबल का नाम डायरेक्ट दिया है तो फिर ये चूज करें। तो इसलिए यहां पे कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, और उसके बाद क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। क्या करेंगे, बाकी सेम है बच्चे। कैसे पास करते हैं, cmd डॉट पैरामीटर ऐड विद वैल्यू और पैरामीटर का नेम। बट याद रखना ये पैरामीटर का नेम वही देना है, कौन सा, जो स्टोर प्रोसीजर में लिया हो। ये एम्प नंबर के लिए नेम, एड्रेस और सैलरी। नेम, एड्रेस और सैलरी। लो जी, चारों पैरामीटर पास कर दिए। नेक्स्ट लाइन भी बता होगी क्या, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। नेक्स्ट भी पता होगी, एसक्यूएल कमांड क्लास ने जो रिसोर्स यूज किए, cmd डॉट डिस्पोज। फिर चारों टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दोगे और टेक्स्ट बॉक्स 1 पे कर्सर सेट कर दो। फोकस इतना ही। चेंज क्या मिला बोलो, स्टोर प्रोसीजर का नेम और कमांड। बाकी कोड सारा आपका पुराना है। वो भी इंप्रूव करेंगे धीरे धीरे, तीसरी बार पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे, चौथी बार यही तो होना चाहिए। अब आप क्या लिखोगे, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, cmd डॉट डिस्पोज। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करता है, स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा। कहां एग्जीक्यूट करेगा, कौन, एक। अगर इस पे कोई एरर नहीं आया तो डाटा सेव हो गया, और उसके बाद एसक्यूएल कमांड क्लास ने जो रिसोर्स यूज किए वो फ्री कर देगा। और नेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, टेक्स्ट बॉक्स कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, मेरे को मत देखा करो इस केस में। एक, चारों टेक्स्ट बॉक्स खाली, क्या लिखोगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस, और ये फोकस सेट कर दिया, ठीक। और ये वाला कोड आपका क्या हो गया, अब आपके लिए क्या काम है, प्रैक्टिस। देखते हैं ये इस पूरी एप्लीकेशन को कौन कंप्लीट करता है। जो उसमें चीजें चाहिए सब कुछ आपको आती है। प्रीवियस असाइनमेंट को देखो, सिर्फ जहां जहां क्वेरी थी वहां स्टोर प्रोसीजर, और एक एक्स्ट्रा लाइन है कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। बाकी कहानी आपकी सेम है। तो आप लोग ये ट्राई करोगे, तो मंडे को हम लोग इसमें आगे करेंगे। कोशिश है कि मंडे को आपका स्टोर प्रोसीजर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए।